हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं ट्वेल्थ के सारे स्टूडेंट को स्वागत करता हूँ आयुष कॉमर्स क्लासेस चैनल में, क्योंकि आज एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ मैं कि जो ट्वेल्थ के जितने सारे स्टूडेंट हैं उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो, और गुड न्यूज़ भी उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि गुड न्यूज़ बहुत खास है। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं वीडियो में बोला था कि बहुत ही जल्द ट्वेल्थ का कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आज वही लॉन्चिंग डेट है। आज से ट्वेल्थ का कोर्स स्टार्ट है, सीरीज स्टार्ट हो जाएगा आज ही अकाउंट का। तो जितने भी सारे आप स्टूडेंट हो ट्वेल्थ के, सब यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल कीजिए और सारे वीडियो को देखिए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा मटेरियल यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट का कोर्स आज से लॉन्च होगा। हर क्लास का लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा यहीं पे, आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा फर्स्ट चैप्टर साझेदारी वाले का। अब ये इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाते को कैसे बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन, वर्किंग नोट सहित सारे चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो गुड न्यूज़ यही था कि आज से ट्वेल्थ का कोर्स लॉन्च हो रहा है। जितना सारे स्टूडेंट हैं सब लोग जुड़िए यहाँ पे, सब लोग देखिए वीडियो को और समझिए। कुछ डाउट आता है सीधा कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का आंसर आपको वहीं पे मिलेगा। और अगर उसके लिए कुछ वीडियो अपलोड करना हो तो आपको इसी चैनल में मिलेगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स का हमारा अकाउंट सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी वाला। तो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में। इससे पहले कुछ थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का, तो जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे, अलग क्लास में बात करेंगे, क्योंकि वो जो थ्योरी पार्ट है वो सब मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मतलब ना सब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो फर्स्ट वीडियो एकदम तगड़ा हो जाए, एकदम तड़कता भड़कता मज़ा आ जाए, ऐसा वीडियो आज लॉन्च होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू आपका लाभ हानि नियोजन खाता से हो रहा है। इसके बाद जितना सारा इस चैप्टर का डिटेल्स, इस चैप्टर में साझेदारी का मतलब क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, साझेदारी संलेख का अभाव है तो क्या होता है, फर्म क्या है, कंपनी क्या है, आपको सारा चीज़ का डिटेल्स मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में या फिर उससे आगे धीरे धीरे क्लास में आपको सब मिलेगा। फर्स्ट क्लास रहेगा लाभ हानि नियोजन खाता से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको डिटेल्स जाने आपको अगला क्लास में मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर डायरेक्ट प्रैक्टिकल कैसे स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। लाभ हानि नियोजन खाते का मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, उसके मीनिंग बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा आज, मज़ा आपको बहुत आएगा। और ये वीडियो है ट्वेल्थ वालों के लिए, आप लोग देखिए, आप ये समझिए कि एक डेमो है करके। ठीक है, एक डेमो क्लास आप देखिए, यहाँ पे समझे चीज़ को। अगर मज़ा आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो भी बोलिए क्यों नहीं आ रहा है मज़ा, और मज़ा आ रहा है तो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप सब बोलिए, मेरे को कमेंट में बोलिए। और इसके बाद जो डिटेल्स है, डिटेल्स को लेकर चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब चीज़ का वीडियो अपलोड होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, आपको सब चीज़ टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, हर रोज कंटिन्यू मिलेगा। सीरीज स्टार्ट हो गया है, अगर किसी को पता नहीं है तो उस तक शेयर कर दीजिए आपको। ठीक है, सब एक साथ जुड़े। अगर हो सके देखिए, लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिस यूट्यूब का फीचर में, तो इस कारण से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा एप्लीकेशन एसीसी कॉमर्स क्लासेस ऐप जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, अगर आप लाइव क्लास में जोड़ना चाहते हैं मेरे से, अगर कुछ बहुत एनी टाइम आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, लाइफ टाइम सपोर्ट, देखिए लाइफ टाइम सपोर्ट तो आपको एनी टाइम मिलेगा, हमारे चैनल में आप जुड़ गए तो लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको एनी टाइम क्लास में जैसे बात करना लाइव, तो आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम क्लास लिया जाएगा आपका एसीसी कॉमर्स क्लासेस ऐप से, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल में आप हमसे कांटेक्ट कीजिए कि सर डाउनलोड हो गया, आप लाइव क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। तो हम, अगर आप लोग ग्रुप बना लिए हैं या ग्रुप बन गया है तो आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप पहले लाइव क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें साइन अप करो
स्टूडेंट के हिसाब से, पेरेंट्स में मत जाना, स्टूडेंट के हिसाब से साइन अप करना और मुझे टेलीग्राम चैनल में बताना, या फिर यूट्यूब में अगर बताना हो तो किसी वीडियो में कमेंट कर देना कि सर हम लोग ग्रुप बन गया है तो क्लास, लाइव क्लास चालू कीजिए। ठीक है, तो आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा हर रोज सुबह शाम। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो हर रोज मिलेगा। ठीक है, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितना हो सके उतना आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर लॉन्चिंग डेट में शुरू करेंगे लाभानी नियोजन खाता के साथ। लाभानी नियोजन खाता क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, क्या उसका वर्किंग नोट बनता है, किस तरीके से बनता है, फ्रेश सॉल्यूशन कैसे होता है, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए और जितना सारा डिटेल्स है पीछे का मीनिंग वगैरह, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर कैसे डिटेल्स के बिना प्रैक्टिकल में चले गए। मैं लाभानी नियोजन खाता को बता रहा हूँ, तो लाभानी नियोजन खाते का डिटेल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बाकी इस चैप्टर का जितना बाकी मटेरियल है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में उतर गया, ऐसा नहीं है। मैं लाभानी नियोजन खाता बताऊंगा बोला हूँ, लेकिन उसमें भी डिटेल्स बताऊंगा। लाभानी नियोजन खाता क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसमें होता क्या चीज़ है, उसको कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, सभी चीज़ बताऊंगा मैं। लेकिन इसके अलावा भी उस चैप्टर में बहुत सारे मटेरियल है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लाभानी नियोजन खाता को देखेंगे क्या होता है, उसका मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, न्यू सेशन 2023-24 में। तो सबसे पहला हमारा जो लाभानी नियोजन खाता होता क्या चीज है। लाभानी नियोजन खाता का मतलब देखिए, जितने सारे साझेदार रहते हैं, ठीक है, जितने सारे साझेदार एक फर्म में रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, वो लोग वहां पे क्या करते हैं, काम करते हैं, किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वस्तु का व्यापार करते हैं। वो व्यापार क्यों करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए। कंपनी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके समझौता के अनुसार, समझौता मतलब क्या होता है, मीटिंग करके, डिस्कस करके, प्लानिंग करके सब लोग एक सहमति लेकर उतरते हैं उसमें काम करने के लिए और काम को करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ कमाते हैं, फिर हानि होता है, जो भी है व्यापार करते हैं। व्यापार किस लिए करते हैं, धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। अब व्यापार करेंगे उससे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। व्यापार का तो कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन चला तो हानि हो जाएगा, मार्केट अगर अप चला तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो वो मार्केट के ऊपर है, व्यापार कैसे चलेगा कंपनी का। लेकिन लाभ हानि नियोजन का मतलब क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता हम उसको कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता का मतलब होता है कि जो साझेदार हैं, वो जो कंपनी में सब लोग एक साथ मीटिंग करके, समझौता करके किसी वस्तु का व्यापार करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए, और लाभ या हानि जो भी कमाते हैं वो कमाते हैं। तो उस साझेदारों को लाभ या हानि का फाइनल राशि, एकदम शुद्ध ओरिजिनल राशि, फाइनल अमाउंट कहने का मतलब है कि किसी साझेदार को कभी वेतन दिया जाता है, कभी कमीशन दिया जाता है। कोई साझेदार व्यापार से पैसा अपने निजी उपयोग के लिए निकालते हैं, आहरण करते हैं, तो वो साझेदार आहरण पर ब्याज चुकाएगा, कंपनी को देगा। कोई व्यक्ति ऋण के रूप में कंपनी को पैसा देता है तो कंपनी उसको ऋण पर ब्याज देगा। पूंजी लगाते हैं, पूंजी पर ब्याज देंगे। तो ये जितने सारे समायोजन होने वाले हैं, इन सारे समायोजनों के बाद जो लाभ का पैसा बचता है, उस लाभ के पैसे को साझेदारों के बीच में बांटना या बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसी को बोला जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, कंपनी में जो साझेदार लोग काम करते हैं एक सहमति को लेकर, ठीक है, एक सहमत होकर, एक साथ होकर, एकजुट बना के, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके एक मीटिंग करके, समझौता करके किसी ना किसी वस्तु का, कोई ना कोई वस्तु का व्यापार करते हैं लाभ कमाने के लिए, और लाभ कमाते हैं या हानि हो जाता है। लाभ या हानि कुछ भी हो, लेकिन व्यापार में होगा तो होता है। होने के बाद उसका जो भी समायोजन करना पड़ेगा करेंगे, करने के बाद फाइनल अमाउंट जो साझेदार लोगों को मिलेगा, जैसे कंपनी को लाभ हुआ तो जितने सारे साझेदार लोग थे वहां पे उन लोगों को लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए, लाभ का पैसा उन लोगों को देना चाहिए, उन लोगों को दिया जाएगा। हानि होगा तो सब लोग मिलकर एक साथ सहेंगे हानियों को। तो जो लाभ का फाइनल अमाउंट है जो साझेदार लोगों को अंतिम रूप से दिया जाएगा, उसको हम पता करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं कि ओरिजिनल या फाइनल रूप से साझेदारों को कितना रुपए दिया जाएगा लाभ का।
किस तरीके से बांट के दिया जाएगा, हानि है तो कौन कौन कितना कितना हानि सहेगा। इन लाभ हानि का फाइनल अमाउंट को पता लगाने के लिए हम जो खाता बनाते हैं उसी को बोला जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता का मतलब क्या होता है कि साझेदार जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसको जो लाभ या हानि होती है उसका साझेदारों को अंतिम रूप से जो भुगतान हम करेंगे, लाभ का पैसा उन लोगों को देंगे, हानि वो लोग आपस में सहेंगे। तो इनका फाइनल अमाउंट भुगतान करने के लिए, लाभ का जो फाइनल अमाउंट है उन लोगों को वितरण करने के लिए उनके अनुपात में, अगर वो लोग समझौते के अनुसार कोई अनुपात बना लिए हैं तो ठीक है, अगर कोई अनुपात नहीं बनाए हैं तो अभाव, अगर समझौता का अभाव है, कोई अनुपात वो लोग नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल बराबर बांटा जाएगा, समान रूप से सबको लाभ बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। लेकिन जो लाभ का पैसा हम बांटेंगे, चाहे उनके द्वारा निर्धारित अनुपात में बांटे या समझौते का अभाव है तो समान अनुपात में बांटेंगे, लेकिन जिस भी अनुपात में हम बांटेंगे, जो फाइनल अमाउंट बांट के साझेदारों को हम दे देंगे सभी को, वो जो लाभ का राशि है उसको पता करने के लिए, फाइनल अमाउंट जो है लाभ का जो साझेदार लोगों को दिया जाएगा, उस राशि को पता करने के लिए ही जो खाता बनाया जाता है उसे ही लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। हो गया, लाभ हानि नियोजन खाता का मतलब आपको समझ आया, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अगर समझ नहीं आया कमेंट करो, सर समझ नहीं आया फिर से बताओ, आपको इसका फिर से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लाभ हानि नियोजन खाते के फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाते को किस तरीके से बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। देखिए, सबसे पहला कि आपको फॉर्मेट याद करना है। याद आपको करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में खाली खाली बस जाएगा, वो आपके माइंड में खाली खाली बस जाएगा उसका फॉर्मेट, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे, आपके माइंड में छप जाएगा उसका फॉर्मेट, इतना सरल है वो। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में छप जाएगा, खाली खाली प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में वो। बस 2 या 3 क्वेश्चन बना लो, लेकिन समझते हुए तरीके से, कानून पूरा एकदम नियम कानून लगा के, एकदम डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, तो चलिए बोर्ड में चलते हैं, आपको दिखाते हैं उसके फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन भी बताएंगे फॉर्मेट के हिसाब से। और एक बात, फॉर्मेट आपका दिमाग में छप जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ सीधा फॉर्मेट को वहां पे छाप देना, फॉर्मेट को छाप देना। जो जो वहां पे मद रहता है फॉर्मेट के अंदर, विकलन पक्ष में, समाकलन पक्ष में, उन सारी चीजों को फॉर्मेट में लिखना है। अब जो क्वेश्चन होता है उसमें से जो चीज फॉर्मेट में दिया है वही चीज, अगर उसी से रिलेटेड चीज अगर मिलता है क्वेश्चन में तो उठा के अपने खाते में लिखना है, लाभ हानि नियोजन खाते में। नहीं मिलता है तो नहीं लिखना है। ठीक है, बोर्ड में चलिए, बोर्ड में आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए लाभ हानि नियोजन खाता को देखते हैं बोर्ड में। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता होते हैं उसका मीनिंग आपको मैं बता दिया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट कीजिए कहाँ समझ नहीं आए हैं। और जो लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट है उसको हम अभी देखेंगे। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट है, हम यहाँ पे हेडलाइन लगा देते हैं, लाभ हानि नियोजन लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता। अब कौन सा तारीख को खाता बंद हो रहा है वो भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक, यह सब क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ये आपका हेडलाइन बन जाएगा। जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो उसका हेडलाइन इस तरीके से रहेगा, लाभ हानि नियोजन खाता, और कौन सा वर्ष में कौन सा तारीख को वो खाता बंद हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। कभी बोल देंगे 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, कभी बोल देंगे 31 दिसंबर 2013 या 2022-23, जो भी है वो डेट आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसी को उठा के यहाँ पे लिखना है। या क्वेश्चन में इस तरीके से बोल दिया रहेगा कि जो खाता है वो 31 मार्च 2023 को बंद होता है, 31 मार्च को बंद होता है, और 2023 का है वो क्वेश्चन, तो आपको लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इस तरीके से आपको हेडलाइन बनाना है। अब हेडलाइन ये बन गया, अब आपको फॉर्मेट, देखो यहाँ पे कॉलम बनाना है आपको। ठीक है, अब फॉर्मेट बनाना है, उसके लिए
हो गया। यहां पे विवरण, राशि, विवरण और ये राशि। ठीक, अब क्या करना है देखिए, यहां पे ये हम लिख देंगे विकलन, या हम यहाँ पे DR करके डेबिट करके भी शो कर सकते हैं। फुली कंप्लीटली फॉर्मेट बता रहा हूं, पूरा संपूर्ण रूप से ये फॉर्मेट है। इसको क्वेश्चन में जब भी तुम बनाओगे, उसको एग्जाम में लिखोगे, सीधा इसी फॉर्मेट को छाप देना है वहां पे। अब यहाँ पे क्या है अपना समाकलन, पूरा फॉर्मेट को यहाँ पे ऐसा लिखना है। अगर ये सब फॉर्मेट में कहीं भी कमी रह गया तो आपका नंबर वहां पे कटने का चांस बहुत रहता है। ठीक है, फॉर्मेट पूरा क्लियर नहीं है तो आपका नंबर वहां पे काटने का चांस रहेगा, इसलिए फॉर्मेट को अच्छे से देखो। ये फॉर्मेट अगर 2 या 3 क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इसी फॉर्मेट से अगर बनाओगे, दिमाग में छप जाएगा, माइंड में छप जाएगा आपका कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। तब आपको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपका हाथ खाली खाली चलेगा कॉपी में, क्या ये होता है इसका फॉर्मेट, यहाँ पे ये चीज लिखते हैं, यहाँ पे आपका हाथ खाली खाली चलेगा उस टाइम, लेकिन थोड़ा ध्यान से, लगन से एकदम। अब विवरण, राशि, विवरण, राशि, ये हो गया। अब देखिए फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहला हमारा विवरण, फिर राशि, फिर विवरण, फिर राशि, ऊपर में यहाँ पे विकलन और समाकलन हो गया। ये हमारे विकलन पक्ष का है, ये हमारा समाकलन पक्ष का है। अब हम विकलन पक्ष में किन चीजों को लिखेंगे, देखो ये कुछ लाभानी खाता से कम नहीं है, ये लाभानी खाता ही है एक टाइप का। ठीक है, ये भी एक लाभानी खाता ही है एक टाइप का। जैसे हम 11th में पढ़ते थे व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं चिट्ठा, तो वो जो व्यापार लाभानी खाता बनाते थे वो लाभानी खाता इससे कुछ, ठीक है, दोनों सेम सेम ही है एकदम, दोनों सेम सेम ही है यहाँ पे, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा विकलन पक्ष का हो गया, समाकलन पक्ष का हो गया, ये भी लाभानी खाता जैसा ही बनेगा, इसका भी नाम लाभानी नियोजन खाता ही है और वो हमारा लाभानी खाता ही था, तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब लाभानी खाता है तो विकलन पक्ष में किन मदों को लिखेंगे और समाकलन पक्ष में किन मदों को लिखेंगे, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा। ठीक है, होना भी चाहिए कि ये जो खाता हम बनाए हैं, फॉर्मेट बनाए हैं, विवरण राशि, विवरण राशि, ये हो गया विकलन पक्ष का, ये हो गया समाकलन पक्ष का, यहां तक भी ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि विकलन पक्ष में किन चीजों को लिखेंगे, किन मदों को लिखेंगे, और इधर जो समाकलन पक्ष है इस पक्ष में हम किन चीजों को लिखेंगे, किन मदों को लिखेंगे। ठीक है, जहां भी जिस पॉइंट में आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी छोटा भी चीज आपके मन में डाउट आ रहा है, सीधा पूछो कमेंट में, आपको आंसर वही मिलेगा सीधा। अब विकलन पक्ष में हम सारे हानियों को, व्ययों को, खर्चे को दिखाएंगे। ठीक है, विकलन पक्ष में, क्योंकि लाभानी है, विकलन पक्ष में सारे हानियों को दर्शाएंगे और समाकलन पक्ष में सारे प्राप्ति को, लाभ को, आय को शो करेंगे। ठीक है, तो समाकलन पक्ष में सारे आयों को दिखाना है और विकलन पक्ष में सारे व्ययों को दिखाना है, हानियों को दिखाना है, खर्च को दिखाना है, और समाकलन पक्ष में आय को, लाभ को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इनकम को दिखाना है, इधर एक्सपेंस को दिखाना है यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट का ये हमारा बॉक्स हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना क्या क्या है, कहाँ पे, सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे शेष लागा, यानी कि शेष लाया गया हानि। अगर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि ये जो एक्स लिमिटेड या जो भी कंपनी है, इस कंपनी को हानि हुआ है 20,000 रुपए या 2 लाख रुपए का हानि हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक क्वेश्चन यहां पे दिया है, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 16,000 रुपए का था। कंपनी को क्या हुआ था, लाभ हुआ था, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 16,000 रुपए का लाभ हुआ था। लेकिन यहां तो मैं हानि की बात कर रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन में हानि होगा तो कुछ क्वेश्चन में लाभ होगा, कोई भरोसा नहीं है कौन सा कंपनी डूबेगा, कौन सा कंपनी बचेगा। ठीक है, तो जिस कंपनी को लाभ हुआ उसको हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे और किसी कंपनी को हानि हुआ तो हम उसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, कंपनी को हानि हुआ तो शेष लाया गया यहाँ पे हानि, जो भी हानि को बुक में दिया रहेगा उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुनाई हुई, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, कंपनी को 16,000 रुपए का लाभ हुआ है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखा जाएगा शेष लागा लाभ, शेष लागा लाभ है यहाँ पे। ठीक,
यहाँ पे लाभ लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 16,000 रुपए लिखा जाएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाया हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट है, हम सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, तो 16,000 को मैं नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको 16,000 दिखाया था कि क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया रहेगा कि कंपनी को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कंपनी को लाभ हो रहा है तो समाकलन पक्ष में शेष लाएगा लाभ, और कंपनी को हानि हो रहा है तो विकलन पक्ष में शेष लाएगा या हानि, उसको लिख देना है। राशि सब कुछ, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, राशि कितना है लाभ का या हानि का, राशि कितना है, क्वेश्चन से सब मिल जाएगा। हानि हो रहा है तो यहाँ पे, लाभ हो रहा है तो यहाँ पे, हानि हो रहा है तो विकलन पक्ष में, लाभ हो रहा है तो समाकलन पक्ष में। हो जाएगा, इतना रहेगा याद, इतना। अब आगे क्या होगा यहाँ पे? अब होगा यहाँ पे पूंजी पर ब्याज खाता से। ठीक है, पूंजी पर ब्याज खाता से जितने साझेदार लोग रहेंगे कंपनी में, या जितने साझेदार लोग मिलके कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे या साझेदारी बनाएंगे, वो लोग साझेदारी फर्म में जाएंगे, वो लोग साझेदार होंगे, वो लोग, तो जितने सारे लोग रहेंगे वहां पे, वो लोग क्या करेंगे? कंपनी में जब व्यापार करने के लिए जाएंगे वो लोग, तो पैसा फंसाएंगे, पूंजी लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे वहां पे। तो जितना लगाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे XYZ 3 लोग हैं, XYZ 3 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूं, X, Y तथा Z कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं, X, Y तथा Z। 3 लोग साझेदारी बनाया है, साझेदारी में सहमति देके वो क्या किया है? फर्म में, कंपनी में जाके साझेदारी का व्यापार उसने स्टार्ट कर दिया है। तो XYZ कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं। ये लोग क्या किया? मीटिंग किए, समझौता किए हैं, सभी लोग सहमति दिए हैं, तब जाके क्या हुआ है? ये लोग साझेदार बन गए हैं। अब वो साझेदार गए कहाँ गए हैं? कंपनी में जो भी वो लोग डिसाइड किए हैं, जो भी व्यापार करने का, कंपनी में गए हैं, साझेदार बने हैं, फिर जो भी व्यापार उनको करना है, जिस भी वस्तु का, वो यहाँ पे व्यापार करेंगे। लेकिन जब साझेदार यहाँ पे हुए हैं, जो समझौता इनका हुआ है, मीटिंग हुआ है, डिस्कस हुआ इनके बीच में, तो ये लोग क्या किए थे? सबसे पहले सब लोग बोले थे कि हम सब लोग एक साथ काम करेंगे, हम लोग इतना इतना पूंजी लगाएंगे, पैसा फंसाएंगे उस व्यापार के पीछे, उसके बाद इतना उसका प्राइस रखेंगे, बेचेंगे, लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा तो हम इसी अनुपात में बांटेंगे। मतलब मीटिंग में बहुत सारा इन लोगों का चलेगा वहां पे। ठीक है, तो जो भी डिसाइड होगा, तो पैसा तो फंसाना ही पड़ेगा, कैपिटल पूंजी तो फंसाना ही पड़ेगा, जो भी व्यापार वो लोग करेंगे कंपनी में, फर्म में। तो जो भी पूंजी फंसाएंगे, उन पूंजी पर उनको ब्याज मिलेगा। ठीक है, उन पूंजी पर उनको ब्याज दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे खुद को थोड़ा रखो, अपने आप को रखो कि मैं कंपनी का मालिक हूं। अगर मैं, जो साझेदार लोग जो मेरे कंपनी में आ रहा है काम करने के लिए, उनको अगर मैं ब्याज दूंगा, वो लोग अगर 10-10 हजार रुपए फंसाए हैं मेरे कंपनी के पीछे, तो मैं अगर उसको ब्याज दे रहा हूं, मैं अगर 1-1 हजार करके भी ब्याज दूंगा मैं, तो 3,000 रुपए मुझे उनको देना पड़ जाएगा। तो मुझे क्या होगा? हानि होगा, लॉस होगा। तो हमें विकलन पक्ष में दिखाना है पूंजी पर ब्याज खाता से। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? X, Y और Z, तीनों को देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी राशि होगा। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कितना बोल दिया कि मैं तीनों को 1-1 हजार रुपए ब्याज देता हूं, क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूं। खुद को यहाँ पे रखो, अकाउंट में खुद को रखो और सोचो कि मैं कंपनी का मालिक हूं, वो लोग साझेदार हैं, मेरे कंपनी में आए हैं, काम कर रहे हैं, पैसा मतलब जो भी लाभ हुआ इस कंपनी को, मेरे इस कंपनी को जो भी लाभ हुआ, लाभ में तो सभी को हिस्सा दूंगा मैं, लेकिन जो यहाँ पे कैपिटल की बात हो रहा है, पूंजी पर ब्याज की बात हो रहा है, तो वो लोग जब न्यू आए थे कंपनी में, जो पैसा लाए थे पूंजी के रूप में, जो पैसा डाले थे यहाँ पे, जो पूंजी फंसाए थे वो लोग मेरे कंपनी के पीछे, उस पूंजी पर मैं क्या करूंगा? मैं कंपनी का मालिक हूं, उस पूंजी पर उसको क्या दूंगा? ब्याज दूंगा। और जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितना प्रतिशत से ब्याज देना है, हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि जो पूंजी वो लोग फंसा रहे हैं, उसमें ब्याज उसको कितना प्रतिशत से देना है। पूंजी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50, 60, 70, 80, 90, जितना भी हजार वो लोग फंसाएंगे, उस पर निश्चित प्रतिशत से काट के उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब अगर हम ब्याज उसको देंगे तो जेब से हमारा पैसा जा रहा है, हमको लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है, तो अपने को विकलन पक्ष में दिखाना है कि पूंजी पर ब्याज खाता से x को दिया जा रहा है, y को दे रहे हैं और z को दे रहे हैं, तीनों को मिला के हम दे रहे हैं, तीनों का मिला के हम यहाँ पे लिख देंगे अंदर में राशि वाला में। ठीक है, हो गया पूंजी पर ब्याज खाता से। और क्या क्या होगा, अब कोई साझेदार ऐसा है जिनको हम वेतन दे रहे हैं या वेतन पाने का अधिकारी है। अब मेरे कंपनी है, मैं कंपनी का मालिक हूं, अगर मेरे कंपनी में कोई साझेदार आया है, मैं उसको वेतन दे रहा हूं या उसको मैं कमीशन दे रहा हूं, मेरे जेब से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो मुझे लॉस हो रहा है, तो उसको भी मुझे विकलन पक्ष में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वेतन खाता से। अगर किसी साझेदार को वेतन हम दे रहे हैं तो वेतन खाता से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेतन देना हमारे लिए लॉस है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, तो हमें विकलन पक्ष में यहां पे वेतन खाते से लिखना है। किसको दे रहे हैं, एक्स को, वाई को, जेड को या कोई दूसरा, ए बी सी, कौन आया है, कौन ऐसा साझेदार है, उसका नाम क्या है, उसका नाम यहां पे ब्रैकेट में लिख देना। मान लो मैं यहां पे के, ठीक है, मैं किसको दे रहा हूं, के, तो यहां पे अंदर में मैं यहां पे के लिख सकता हूं कि वेतन खाता से के को मैं वेतन दे रहा हूं, जितना वेतन का राशि होगा मैं बाहर यहां पे लिख सकता हूं। अगर 2-3 लोगों को वेतन देता हूं, 2-3 साझेदार को वेतन देता हूं, तो यहां पे अलग से वेतन खाता से लिख के उसका नाम लिख सकता हूं, या फिर वेतन खाता से लिख के फर्स्ट नंबर के, दूसरा एल, तीसरा एम, जितने लोगों को मैं वेतन दे रहा हूं सबका वेतन जोड़ के एक साथ मैं बाहर निकालूंगा। अगर किसी एक व्यक्ति को दे रहा हूं तो डायरेक्ट उसका नाम यहां पे लिख देना है और उसके वेतन की राशि को बाहर निकाल देना है। और 2-3 लोग को, 3-4 लोग को वेतन दे रहा हूं तो वेतन खाते से के को दे रहा हूं, एल को दे रहा हूं, एम को दे रहा हूं, जितना राशि होगा सब राशि को जोड़ना है और यहाँ पे बाहर निकाल देना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, एक व्यक्ति को दिया जा रहा है वेतन कि 2 व्यक्ति को। ज्यादातर आप ये जो 12th का बुक है आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ज्यादातर पूछा जाता है एक आध व्यक्ति को वेतन दिया जाता है। तो एक आध व्यक्ति को वेतन दिया जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेतन खाता से हम किसको दे रहे हैं, के को दे रहे हैं, तो ये के हो गया, हम उसका राशि डायरेक्ट यहाँ पे बाहर निकाल दिए, वेतन खाता से हो गया। अब कमीशन भी देते हैं, तो कमीशन भी देंगे तो हमारा जेब से पैसा जाएगा, ये भी हमारे लिए लॉस है, हानि है, तो लाभानी खाता के, लाभानी नियोजन खाता के विकलन पक्ष में दिखाना पड़ेगा, उसको भी कमीशन खाता से किसको दे रहे हैं, एल को दे रहे हैं, तो लगा दो ब्रैकेट में एल है करके, जिसका नाम है उसका नाम लिख दो और कमीशन की राशि को बाहर निकाल दो। देखो कमीशन की गणना करने का अलग अलग तरीका, अलग नियम है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किस तरीके से बोला जाता है। अगर डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं उस एल को 2000 रुपए कमीशन दिया गया है तो कमीशन खाता से एल 2000 रुपए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर बोल दिया कि उसको शुद्ध लाभ के बाद उसको वेतन दिए गए, शुद्ध लाभ में से ही उसको 2% 3% काट के वेतन दिया, सॉरी कमीशन दिया गया, तो इस तरीके से घुमा के पूछा है तो उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, उसका मीटर अलग है, वो हैवी चीज आ जाएगा आपके लिए, वो हैवी है, हार्ड है, वो हम बताएंगे जब वो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी आएगा तब हम बताएंगे। लेकिन अभी हम बेसिक को थोड़ा देख रहे हैं, शुरू का देख रहे हैं, तो उतना हार्ड की तरफ जाने की जरूरत नहीं, अभी सब बताएंगे, सब्र करो, सब मिलेगा आपको। एक कमीशन हो गया, और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज हम दे दिए, जो भी साझेदार हमारे कंपनी में पूंजी लगाए थे। वेतन, किसी साझेदार को वेतन दे रहे हैं वो भी हम दे दिए, कमीशन वो भी हम दे दिए। अब क्या देंगे, अब फर्म में कोई दूसरा खर्चा, अन्य छोटा मोटा खर्चा हो भी सकता है। और क्या हो सकता है, कोई देखो हमारा ऐसा मान लो कि हमारा कंपनी इस साल लॉस में चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सभी साझेदारों को बोलेंगे तुम लोग अपने अपने घर से पैसा लाओ, अपने बीवी से किसी से भी मांग के पैसा लाओ, लेकिन लाओ, ऋण के रूप में हमें पैसा दो, उस ऋण के रूप में जो पैसा दोगे उस ऋण पर आपको ब्याज मिलेगा, हम देंगे ऋण पर ब्याज, लेकिन पैसा लाओ, कंपनी को बचाओ, वरना कंपनी डूबने वाला है यहाँ पे। तो वो साझेदार लोग क्या करेंगे, वो तो डायरेक्ट हाथ खड़े कर देगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अपने बीवी से लाके दो, लेकिन दो पैसा, पैसा तो चाहिए वरना कंपनी डूबेगा यहाँ पे। तो वो घर जाके अपने वाइफ से भी, अपने बीवी से भी पैसा लाके दिया कंपनी को ऋण के रूप में, तो उस ऋण पर उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। अब ब्याज कितना प्रतिशत से मिलेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितना प्रतिशत दिया गया है। अगर कुछ नहीं बोला
कि ऋण पर कितना % ब्याज दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, समझौता का अभाव है वहां पे, तो हम 6% तक ब्याज देंगे। 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं साझेदार लोग ऋण पर। ऋण पर 6% ब्याज फिक्स है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इमरजेंसी केस में वो लोग हेल्प किए थे कंपनी का। अब यहां पे हम ऋण पर ब्याज खाता से, ठीक है, ऋण पर ब्याज खाता से किसको दे रहे हैं? OPQRS, कोई भी व्यक्ति का नाम जो भी ऋण के रूप में पैसा दे रहा है कंपनी को, उसी व्यक्ति को ऋण पर ब्याज हम देंगे। अगर कोई प्रतिशत बुक में दिया है कि इतना प्रतिशत से उस पर ब्याज दिया जाता है, तो उतने ही प्रतिशत से हम काट के देंगे, और कुछ नहीं बोला है तो 6% से काट के देंगे। ठीक है, याद रखना इसको, ऋण पर ब्याज 6% से देंगे, समझौता का अभाव है तो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो, और बोल दिया तो जितना बोलेगा उतना ही प्रतिशत से देना है। अब ऋण पर ब्याज दे दिए हैं, अब जिसका नाम आएगा, जैसे यहाँ पे एम का नाम आया तो एम को दे दिया ऋण पर ब्याज। अब जितने लोग ऋण के रूप में पैसा देंगे उन सब का नाम आएगा नीचे यहाँ पे। अब एक व्यक्ति दिए तो एक का, 2 जन दिया तो 2 का, 3 दिया तो 3 लोग का, जितने लोग ऋण के रूप में पैसा देंगे सभी को ब्याज मिलेगा। ये ऋण पर ब्याज की राशि। फिलहाल एक ही व्यक्ति का मान लिया हूं, क्वेश्चन के हिसाब से है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 लोग ऋण के रूप में पैसा देंगे कंपनी को कि 5 लोग। क्वेश्चन जितना बोलेगा उतना ही होगा यहाँ पे। अब आगे अन्य व्यय, अन्य कोई छोटा मोटा व्यय हो सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो जो भी व्यय होगा अन्य व्यय, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख देंगे। तो विकलन पक्ष में इतने ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारा खर्च है। अब लाभ हानि निकलता है तब हम आगे और दिखाएंगे लाभ हानि कैसे निकलेगा, लेकिन विकलन पक्षों में इतने सारे मद आएगा। सबसे पहला शेष लागा हानि, कंपनी को अगर हानि हो जाती है तो हानि का पैसा, हानि की राशि यहाँ पे दिखाना है। जितने सारे साझेदार हमारे कंपनी में आएंगे काम करने के लिए, उन सभी साझेदार को पूंजी फंसाना पड़ेगा। वो हमारे कंपनी में पूंजी फंसाएंगे, पूंजी लगाएंगे, तो हम उसको पूंजी पर ब्याज देंगे, क्योंकि हम कंपनी का मालिक हैं। तो पूंजी पर ब्याज देंगे तो हमारा जेब ही खाली होगा। अब हमारा जेब खाली होगा तो हमको लॉस होगा, इसलिए विकलन पक्ष में दिखाना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज खाता से XYZ जितने सारे लोगों को दिखाएंगे या जितने सारे लोगों को हम ब्याज देंगे, सभी को यहाँ पे लिखना है राशि को, और प्लस करके बाहर राशि में लिख देना है, राशि कॉलम में। अगर किसी साझेदार को हम वेतन दे रहे हैं तो भी हमारा जेब खाली हो रहा है, हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, अपने को हानि हो रहा है, तो विकलन पक्ष में दिखाएंगे। कमीशन दे रहे हैं, ऋण पर ब्याज दे रहे हैं, या फिर अन्य कोई खर्चा हो रहा है, इन सब चीजों में देखो कि अपना ही जेब खाली हो रहा है, अपने पैसा खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अपने को हानि हो रहा है, इसका मतलब अपने को विकलन पक्ष में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विकलन पक्ष में सारे खर्चों को, व्ययों को, हानियों को दर्शाया जाता है। अब आते हैं हम लोग समाकलन पक्ष में। समाकलन पक्ष में शेष लागा लाभ, अगर कंपनी को लाभ होता है तो हम लोग समाकलन पक्ष में दिखाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन को मैं अभी कुछ टाइम पहले पढ़ के सुनाया था कि उस कंपनी को 16,000 रुपए का लाभ हुआ था, तो 16,000 को मैं एक बार यहाँ पे लिख के आपको दिखाया भी था, वीडियो को पीछे करके देख लो। तो यहाँ पे अगर कंपनी को लाभ होता है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, हानि होता है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। हो गया। अब इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पे? आहरणों पर, आहरण पर आहरणों पर ब्याज खाता को, एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखना फॉर्मेट में। सबसे पहले तो आपको जो लाइन खींचना, जो कॉलम वगैरह बनाना है, ध्यान से ऊपर में विकलन समाकलन लिखना है, और विकलन पक्ष में जितने सारे हम मदों को लिखेंगे सब में से करके लगाना है। देखिए मैं लिखा हूं पूंजी पर ब्याज खाता से। देखिए ये जो खाता से लिखा गया है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे मसला क्या है, पुराने जमानों में जब कॉमर्स था, पुराने जमानों में जो 1900 का, ठीक है, 1900 या फिर 1900 जितना भी उस टाइम का जो भी था कॉमर्स का, उस टाइम क्या लिखा जाता था यहाँ पे? लेखे। खाते के स्थान पे क्या लिखा जाता था? लेखे। जैसे पूंजी पर ब्याज लेखे से लेखे लिखा जाता था, लेकिन वो चीज चेंज होकर अब क्या हो गया? खाता। अब क्या हो गया? खाता। ठीक है, लेखे अगर पढ़ेंगे थोड़ा उटपटांग लगता है अभी हम लोगों को, लेकिन खाता अपना जम गया तो खाता ही अच्छा लगता है, ये चीज है। और जितना सारा देखो यहाँ पे विकलन पक्ष में हम जितने सारे मदों को लिखेंगे सबको से करके दिखाना है। देखो मैं यहाँ पे सबको से करके लिखा हूं। वेतन खाता से, कमीशन से, ऋण पर ब्याज खाता से, यहाँ पे अन्य व्यय खाता से हम लिख सकते हैं। अन्य व्यय
खाता से। जितने सारे हम मदों को लिख रहे हैं सबको से करके दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं क्या बताया था यहाँ पे, जो खाता है अभी हमारा खाता करके दिखाया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में वो लेखे था। बस इतना जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, आप लोग खाता ही लिखो। उसके बाद हम जितना सारे समाकलन पक्षों में लिखेंगे सबको हम क्या दिखाएंगे, को करके दर्शाएंगे। विकलन पक्ष में से करके दर्शाए थे और समाकलन पक्ष में को। ठीक है, इन सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उत्पटांग एकदम अंधाधुंध स्पीड में कुछ भी बना के आ गए और आके बोल दिए मैं तो सब बना के आया, ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान से बनाना है, थोड़ा धीरे सोचते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जितना भी सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे 12th का, 11th का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो भी कॉलेज का है, सब चीज ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5-2 घंटा में बन जाता है, ये सब बन जाएगा, लेकिन ध्यान से थोड़ा संभाल के। अब उत्पटांग कुछ भी लिख के आए और बोल दिया सही है तो मिस्टेक हो सकता है, जल्दबाजी कम सभी खराब होता है। अब आहरण पर ब्याज खाते को, समाकलन पक्ष में आहरण पर ब्याज खाते को, देखो आहरण का मतलब क्या होता है। आहरण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आहरण का मतलब होता है कि जो साझेदार है वो अगर अपने, देखो साझेदार नहीं छोड़ो, कोई व्यापार है, ठीक है, व्यापार में कौन रहता है, व्यापारी। अगर कोई व्यक्ति जो व्यापारी होता है वो अपने व्यापार से अपने खुद के उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए कोई पैसा निकालता है या माल निकालता है, खुद के उपयोग के लिए होना चाहिए, किसी दूसरी चीज के उपयोग के लिए नहीं होना चाहिए, उसको आहरण कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए पैसा निकाल रहे हैं या माल निकाल रहे हैं निजी उपयोग के लिए, उसको बोला जाता है आहरण। तो यहाँ पे माल भी निकाल सकता है, पैसा भी निकाल सकता है, वो उसकी जरूरत के हिसाब से कि उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए तो पैसा निकालेगा, माल चाहिए तो माल निकालेगा वो अपने व्यापार से। अगर किसी के पास कपड़े का दुकान है, अगर उसको कपड़ा चाहिए तो अपनी दुकान से एक ठो निकाल के पहन लेगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे, आहरण बोलेंगे, माल का आहरण। किसी का किराने का शॉप है, उसको अगर कुछ पैसा चाहिए तो अपनी दुकान से निकाल के अपने खुद के यूज में वो कर लेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा पैसे का आहरण। तो कोई भी व्यापार हो, उसका अपने खुद के यूज के लिए अपने व्यापार से जो पैसा निकालता है या फिर आहरण अपना माल निकालता है, उसको बोला जाता है आहरण। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज किसी भी चीज में नहीं होना है यहाँ पे। अब आहरण क्या हो गया, यहाँ पे साझेदार लोग भी कंपनी से पैसा निकालते हैं। ठीक है, साझेदार लोग कंपनी में व्यापार करने आए थे किसी वस्तु का, अब वो भी वहां से वस्तु आहरण कर सकते हैं या फिर पैसा भी आहरण कर सकते हैं, और करते भी है यहाँ पे साझेदारी में। तो जो साझेदार कंपनी से पैसा आहरण करते हैं या पैसा लेते हैं या फिर वस्तु आहरण करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पैसा आहरण करेंगे उस आहरणों पर उनको ब्याज देना पड़ेगा। आज वो आहरण कर रहे हैं तो भविष्य में उनको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। किसको, कंपनी को। मैं कंपनी का मालिक हूं, कोई साझेदार है जो मेरे कंपनी से पैसा निकाल रहा है, वो ठीक है, वो पैसा निकाल रहा है अपने निजी उपयोग के लिए, निकाल लिया, मैं दे दिया उसको, निकाल लिया, वो खर्चा कर लिया, ठीक है, तो बाद में उस पैसे को वो मुझे वापस करेगा ब्याज समेत। तो ये जो आहरण कर रहा है खुद के यूज के लिए निकाल रहा है, उस पर वो आहरण हो गया, उस पर ब्याज वो देगा मुझे, मैं कंपनी का मालिक हूं, मुझे देगा। अब मुझे देगा मतलब मुझे प्राप्त होगा उस व्यक्ति से, उस फलाना ठिकाना जो भी व्यक्ति है उससे मुझे प्राप्त होगा। अब मुझे प्राप्त होगा तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा आया। अब पैसा आया, मैं मेरे पास प्राप्त हो गया, तो प्राप्ति, सारे प्राप्ति, आय को, लाभ को समाकलन पक्ष में दिखाना पड़ता है। यहाँ पे पहले से बोलते हुए आ रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आहरण पर जो ब्याज होता है वो हमारा प्राप्ति होता है, क्योंकि आहरण कौन करता है, साझेदार लोग जो आहरण करेंगे उन पर ब्याज उसको देना पड़ेगा। जैसे मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं अगर अपनी कंपनी से पैसा निकालूंगा तो मुझे भी उस पर ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, आहरण पर। अब जो भी साझेदार लोग यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, उस पर वो ब्याज कंपनी को देगा, तो कंपनी को पैसा यहाँ पे मिलेगा। अब कंपनी को पैसा मिलेगा तो उसको प्राप्ति होगा, लाभ होगा, वो समाकलन पक्ष में इसको दिखाएंगे। अब कौन कौन आहरण किया था, कितने लोग, 2 लोग, 4 लोग, कितने लोग, सभी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक्स, वाई, जेड, जितने सारे लोग, यहाँ पे फिलहाल 3 लोग थे, ठीक है, तो मैं 3 लोग का एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने साझेदार लोग रहते हैं, कितने साझेदार आहरण करते हैं। 5 लोग रहते हैं, 5 लोग में 3 लोग आहरण करते हैं, तो सिर्फ 3 लोग का आएगा। 5 लोग का पूरा 5 लोग आहरण करेंगे तो सब 5 का नाम आएगा यहाँ पे,
कितना कितना आहरण किए थे, उस आहरणों पर कितना प्रतिशत से ब्याज निकला है, कितना प्रतिशत से ब्याज आया है, उस ब्याज की राशि को हम यहां पे लिखेंगे काट के, और उस सारे ब्याज की राशि को प्लस करके हम बाहर राशि कॉलम में निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक मसला और है, आहरण कितना रुपए किया है क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस आहरण पर कितना प्रतिशत से ब्याज वो साझेदार कंपनी को देगा, वो ब्याज की दर भी वहां पे दिया रहेगा, 4%, 5%, 6%, 10%, 8%, कितना परसेंट वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया है तो हम उस पर नहीं लगा सकते आहरण पर ब्याज, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऋण पर ब्याज क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो भी 6%, इतना अधिकार है, ठीक है। लेकिन आहरणों पर ब्याज हम नहीं लगा सकते, पूंजी पर ब्याज भी हम नहीं लगा सकते, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो, और दिया है तो हम सबको लगा सकते हैं। लेकिन ऋण पर ब्याज एक ऐसा चीज है, वहां पे अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया, समझौता का अभाव है तो भी 6% दिया जाएगा, इतना अधिकार उसका है। अब इसके बाद क्या है, आहरण पर ब्याज हो गया और कुछ नहीं आएगा, इस तरफ भी नहीं आएगा, इस तरफ भी नहीं आएगा, विकलन पक्ष में सब खत्म, समाकलन पक्ष का भी सब खत्म हो गया, पूरा खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन में आगे का, ठीक है, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। अब क्या आएगा फॉर्मेट में, अगर मान लो समाकलन पक्ष का योग ज्यादा आ गया, समाकलन पक्ष का योग मान लो ज्यादा आ गया यहां पे, तो हमें उसको टोटल योग में लिखना है, इन सभी को जोड़ के हमें टोटल में लिखना है। उसको हमें कहाँ लाना है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ हमें लाना है, टोटल को हमें इस तरफ लाना है। इस तरफ लाने के बाद इन सभी को सभी से माइनस करना पड़ेगा। देखो तरीका क्या है यहाँ पे, इन इस तरफ जितने सारे राशि होगा सबको प्लस करके यहाँ पे लाए नीचे, उसको इस तरफ ट्रांसफर किए। क्यों ट्रांसफर किए, क्योंकि इस तरफ कम राशि है, उस तरफ ज्यादा है, तो ज्यादा को हम टोटल किए, उसको इस तरफ ट्रांसफर किए। अब यहाँ पे जितने सारे दिया था इसको अलग सा प्लस करो और इसके साथ माइनस कर दो, ठीक है, या जो यहाँ पे आया था इसके साथ इन सभी को माइनस करो, इन सभी को एक साथ प्लस करके इसके साथ माइनस कर दो। जो बैलेंस यहाँ पे आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाभ, ठीक है, लाभ। इसको हम लिख सकते हैं साझेदारों की पूंजी या फिर चालू खाता से, कौन सा राशि है ये, लाभ का राशि है ये, ठीक है, लाभ का राशि है। साझेदारों की पूंजी या चालू खाता से कितना बैलेंस आया है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये जो लाभ का राशि है, लाभानी नियोजन खाते का मैं अर्थ बताया था, लाभानी नियोजन खाते का मतलब क्या है कि साझेदार लोग जितना भी काम करेंगे या कंपनी में जो भी होगा व्यापार, उससे जो लाभ निकलेगा उस लाभ का अंतिम राशि जो साझेदारों को बांट दिया जाएगा, किस तरीके से बांटा जाएगा, इस चीज का पता लगाने के लिए ही लाभानी नियोजन खाता बनाया जाता है। तो लाभानी नियोजन खाता हम बनाए थे, इसका टोटल इस तरफ आया था, ज्यादा आया था, उसको हम कम की तरफ में ट्रांसफर कर दिए और इस कम राशि जो भी था इस सबको प्लस करके हम माइनस किया, तो अधिक का जो आया है ये लाभ का राशि है। इस लाभ को निकालने के लिए ही लाभानी नियोजन खाता तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इस लाभ की राशि को साझेदारों के बीच में किस तरीके से बांटेंगे उसका पता लगाने के लिए अब यहां पे हम बांटेंगे एक्स, वाई और जेड, इन तीनों के बीच में हम यहां पे बांटेंगे, ठीक है, इन तीनों के बीच में हम यहां पे बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा 1:2:3 या 4:3:2:1, 3:2:1, 3:2, 5:3, जो भी अनुपात दिया रहेगा उसी अनुपात में हम इसको बांटेंगे, ठीक है, बांट के तीनों में हम यहाँ पे उसको दे देंगे, तीनों को हम यहाँ पे दे देंगे जो भी यहाँ पे लाभ की राशि आया। अगर समाकलन का ज्यादा आया तो यहाँ पे लाभ का रुपए, लाभ का राशि निकलेगा, हम उसको बांट देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है या कंपनी को हानि हो जाती है, कैसे हानि होगा, विकलन पक्ष का ज्यादा हो जाता है, विकलन पक्ष का ज्यादा हो जाता है तो हम उसको टोटल में लिखते हैं, उसको समाकलन पक्ष में लाते हैं, समाकलन पक्ष में लाते हैं और समाकलन पक्ष में जो भी यहाँ पे दिया रहेगा राशि उनसे माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो यहाँ पे राशि आएगा उसको हम बोलेंगे, जो राशि यहाँ पे आए हैं
हम उसको लिखेंगे साझेदारों की पूंजी या चालू खाता को हानि, ठीक है। ये जो हानि हुआ है विकलन पक्ष का ज्यादा हुआ था, समाकलन का कम हुआ था, तो क्या निकला ये हानि, ठीक है। एक चीज और डायरेक्ट मैं बताता हूं, विकलानाधिक क्या हानि होता है, समाकलन अधिक क्या लाभ होता है। यानी कि क्रेडिट शेष या क्रेडिट बैलेंस लाभ को शो करता है और डेबिट बैलेंस हानि को शो करता है। डेबिट बैलेंस कहने का मतलब क्या है कि डेबिट साइड का विकलन पक्ष का ज्यादा है, इस तरफ कम था, तो उसी का पैसा इस तरफ लाए हैं, इससे माइनस किए, फिर भी ये बच गया, ये हमारा डेबिट बैलेंस है, हमारा हानि शो करता है। अब ये जो हानि आया है इस हानि को हम बांट देंगे एक्स वाई जेड, जितने सारे लोग हैं उसमें बांट देंगे, वो लोग इस हानि को सहन करेगा। कैसे बांटेंगे, जो भी अनुपात दिया रहेगा, नहीं दिया है कोई अनुपात नहीं दिया लाभ हानि को बांटने का, तो हम सबको बराबर दे देंगे, कोई इसमें गुस्सा नहीं होगा, कोई नाराज नहीं हो सकता, सबको बराबर मिलेगा, ठीक है, सबको बराबर मिलेगा। जो भी यहाँ पे हानि या लाभ का राशि आएगा, यहाँ पे तो हानि का आएगा, इस साइड लाभ का आएगा, ये हो जाएगा। कुछ इसमें डाउट है तो पूछो। क्रेडिट शेष लाभ को शो करता है, डेबिट शेष हानि को शो करता है, ठीक है। विकलानाधिक क्या हानि को शो करता है, समाकलनाधिक क्या लाभ को शो करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो कुछ डाउट है तो पूछो इसमें से। ये रहा इसका फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लाभ हानि नियोजन खाते का। आज शुरू इसका बेसिक था, इसका फॉर्मेट बताया हो, इसका मीनिंग बताया हो, और जो भी इस चैप्टर का बाकी सारे चीजों का मटेरियल का जो भी मीनिंग वगैरह है वो आपको अलग सा क्लास में मिलेगा, अलग वीडियो में मिलेगा। इस क्लास में यही था कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, उसका फॉर्मेट, और नेक्स्ट क्लास से उसका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मजा आया तो बताओ, नहीं आया तो वो भी बताओ, कहाँ से नहीं आ रहा है समझ में, क्या नहीं आया, कुछ कंफ्यूज लग रहा है तो बताओ यहाँ पे किस चीज में क्या कंफ्यूज लग रहा है। ये फॉर्मेट रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये वाला मद को लिखना है कि नहीं लिखना है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा लिखना है नहीं लिखना है, आप एक काम करो, इसको एक बार पढ़ो, याद करो, कोई भी क्वेश्चन बनाओ सीधा उल्टी कर दो, छाप दो पूरे फॉर्मेट को छाप दो, और क्वेश्चन में देखो क्या हानि है तो लिखो, नहीं है तो डैश लगा दो, नहीं है। पूंजी पर ब्याज ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कितना परसेंट से काट के देना है, तो आप यहाँ पे काट के लिख दो। वेतन, अगर क्वेश्चन में किसी को वेतन दिया जा रहा है तो लिखो, नहीं है तो डैश लगा दो। कमीशन किसी को दिया जा रहा है तो लिखो, नहीं है तो डैश लगा दो। क्वेश्चन में ढूंढो क्या यह चीज है कि नहीं है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो डैश लगा दो, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फॉर्मेट को पूरा उतार दो, उल्टी कर दो सीधा यहाँ पे। अब उल्टी करने का मतलब ये नहीं कि पेट का मटेरियल से बाहर, दिमाग का मटेरियल बाहर करो यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरफ में आहरण अगर है उस पर ब्याज का दर दिया है तो आहरण का ब्याज काटो और लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। उसके बाद लाभ हानि हमको माइनस करना ही पड़ेगा, समाकलन पक्ष का ज्यादा है तो विकलन पक्ष तरफ लाना है, माइनस करेंगे, लाभ का राशि निकलेगा, सभी साइजों में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, अनुपात दिया रहेगा, नहीं है तो समान बांट दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं होने वाला यहाँ पे। अब अगर विकलन पक्ष का ज्यादा होता है तो समाकलन की तरफ लाओ, इससे माइनस करो, जो निकलेगा हानि होगा उसको भी सब लोग सहन करेंगे। सहन करने के कितना, जो हानि होगा उसको सहन कैसे करेंगे, किस अनुपात में दिया रहेगा, पूंजी के अनुपात में, कि कोई अनुपात दिया है तो उस अनुपात में, नहीं है तो बिल्कुल समान अनुपात में सहन करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। ये रहेगा इसका फॉर्मेट। अगर कुछ दिक्कत है, डाउट है तो बिल्कुल पूछो। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी चैप्टर का जितना मटेरियल है वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में धीरे धीरे सब मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसा लगा आपको डेमो क्लास, कमेंट में बताओ। और फिर इस क्लास में ही तक, लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट तक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको जो अपना क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाते का, एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज आप बताओ कौन सा, नहीं तो मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में सबको बने बुने आपको मिलेगा, आप समझ सकते हो वहां पे देख के, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, इसमें यही तक फॉर्मेट तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन 1 नंबर के साथ, 2 नंबर 3 नंबर के साथ आगे, ठीक है।
धन्यवाद।